Hello students. So in our last class we had discussed question number 5 and question number 6 of exercise 6.3. With that we have finished question number 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of 6.3. So today we will move further and we will start with question number 7. अब अभी तक आप लोगों को मैं ये बता चुकी हूँ कि स्क्वायर रूट क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं. आई हैव टोल्ड यू कि स्क्वायर रूट स्क्वायर्स का ऑपोजिट होते हैं. ओके तो ये अभी तक के लेक्चर्स में हम ये समझ चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आर बोथ वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट. विच कॉन्सेप्ट? स्क्वायर रूट. ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं ये स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. इनको हम कैसे करेंगे ये मैं आपको अब बताऊंगी. ओके सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट. द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 of a school donated rupees 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. अब पहले तो हम क्वेश्चन समझ लें. ज़्यादातर बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम से डर इसलिए लगता है क्योंकि आप जो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होता है उसको ठीक से समझने की कोशिश नहीं करते हैं. ओके एक बार अगर आप वर्ड प्रॉब्लम क्या पूछ रही है आपसे ये अगर आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है. तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या करने को कह रहा है. तो 8th क्लास के बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में 2401 रुपीज़ डोनेट किए हैं. फाइन. अब ये 2401 रुपये आए हैं बच्चों की डोनेशन से. ओके पर इस डोनेशन का एक एंगल है. क्या एंगल है? कि हर बच्चे ने उतने ही पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं जितने की क्लास में बच्चे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 50 रुपीज़ दिए हैं. यदि क्लास में 30 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 30 रुपीज़ दिए हैं. यानी कि जितने बच्चे हैं उतना ही उसी नंबर का उन्होंने ईच बच्चे ने कंट्रीब्यूशन दिया है. हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं. ओके सो लेट्स सी नाउ. सो सबसे पहले हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. सो सिंस वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास सो वी टेक दैट एज एन अननोन वेरिएबल. अननोन वेरिएबल से मेरा मतलब है हम उसको कुछ भी XYZ मान लेंगे. ओके तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल number of students in the class is equal to, हमने इसको मान लिया है x. हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना मान लिया है? x. फाइन. अब बोला गया है हर बच्चे ने उतनी ही कंट्रीब्यूशन दी है जितना कि क्लास में बच्चों का नंबर है. समझ गए आप? तो अगर मैं आपको यहाँ पर रफ में बताऊं तो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर 50 बच्चे हैं तो उन्होंने 50 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए. फाइन. ईच चाइल्ड हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 50 रुपीज़. ओके सो डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट. अब क्योंकि जितने बच्चे हैं उतनी ही डोनेशन है तो यहां पर हमने बच्चों को कितना माना था? टोटल बच्चे क्लास में कितने माने थे? x. तो मैंने आपको क्या बोला? जितने बच्चे हैं उतना ही बच्चे ने कंट्रीब्यूट किया है. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 50 बच्चे हैं तो उन्होंने 50 कंट्रीब्यूट किया है. तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 मान रही हूँ तो डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट भी क्या है? 50. सेम वे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x मान रही हूँ तो डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट भी क्या हुई? ये भी क्या हुई? ₹x. फाइन. क्योंकि हमने ये दोनों x इसलिए माने क्योंकि हमें वर्ड प्रॉब्लम में बताया गया है कि जितने क्लास में बच्चे हैं
ओके, उतना ही एक बच्चे ने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो मतलब अगर 10 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 10 रुपए ही दिए हैं, 20 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 20 रुपए ही दिए हैं। तो यहां पर क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x माना है, तो हर बच्चे की डोनेशन को भी हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। ओके फाइन। तो टोटल डोनेशन बाय होल क्लास, अब मैंने आपको जब बोला कि क्लास में 50 बच्चे हैं, हर बच्चे ने 50 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, तो हमें टोटल डोनेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 स्टूडेंट्स ईच कॉन्ट्रीब्यूटेड 50 रुपीज, तो 2500 हमारे पास आ जाएगा। समझ गए? 10 बच्चे हैं, हर बच्चे ने 10 रुपए दिए हैं, तो यानी कि टोटल कितने पैसे कलेक्ट हुए, 10 इंटू 10 100 रुपीज कलेक्ट हुए। सेम वे अब हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास x है, हर बच्चे ने पैसे कितने दिए, रुपीज x दिए हैं, तो टोटल डोनेशन बाय होल क्लास क्या हो जाएगी, x इंटू रुपीज x हो जाएगी। फाइन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या होएगा, किसी भी नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ओके, तो टोटल डोनेशन क्या हुई, x स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन में हमें टोटल डोनेशन दे रखी है ₹2401। सो गिवन इन रुपीज इज इक्वल टू ₹2401, ये हमें दे रखा है। ओके, अब ये भी टोटल डोनेशन है, ये भी टोटल डोनेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401 हो गया। समझ में आया आपको? यहाँ टोटल डोनेशन हमने x की टर्म्स में निकाली तो x स्क्वायर आ गई थी, और हमें टोटल डोनेशन क्वेश्चन में भी दे रखी है 2401 थी। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401 विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस। तो अब हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आपको कहा था स्क्वायर रूट इज ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर, तो अगर हमें यहां से स्क्वायर हटाना है, ठीक है, x निकालने के लिए तो हमें इसको सिंगल करना पड़ेगा ना, अभी तो ये स्क्वायर फॉर्म में है। तो अगर हमें इस 2 के मार्क को, स्क्वायर के मार्क को हटाना है, तो हम क्या कर देंगे, इसका ऑपोजिट कर देंगे। ऑपोजिट क्या होगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401। तो हमने ये स्क्वायर का साइन हटा दिया और उसका ऑपोजिट करा, इसलिए यहां पर स्क्वायर रूट लगा दिया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, जो भी 2401 का स्क्वायर रूट आएगा वही हमारी x की वैल्यू है। तो अभी हमने मेथड किया है, लंबे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने का एक अच्छा तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कर सकते हैं। सो टू फाइंड square root of 24, we will use prime factorization method। ओके, तो चलो अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2401 है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अब ये 2 से तो हो नहीं सकता, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से नहीं हो सकता, बिकॉज दिस नंबर इज एंडिंग इन एन ऑड नंबर, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। तो 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए होता है कि अगर सब नंबर्स को टोटल करने पे जो नंबर आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि वो 3 की टेबल में है। सो 2 + 4 इज इक्वल टू 6, 6 + 1 इज इक्वल टू 7। 7 तो 3 की टेबल में नहीं आता, तो इट विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 3। अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 5। इट वोंट बी डिवाइडेड बाय 5 ऑल्सो, क्योंकि द नंबर एंड्स इन 1। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि नंबर के आखिर में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो अगला प्राइम फैक्टर कौन सा है, अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 7। ओके, तो हम 7 से इसको करके देखेंगे। लेट्स डू 7। तो सबसे पहले क्या है, 24। ओके, तो 24 नहीं आता, 24 से छोटा नंबर 3 पे 21 आता है, तो 3। अब
3 कैरी ओवर हो जाएगा तो ये 30 बन जाएगा, 0 के आगे 30 बन जाएगा। 30 नहीं आता, 28 आता है 4 के ऊपर। ओके, और फिर दोबारा 2 कैरी ओवर बच जाएगा, 30 में से 28 गया तो 2 कैरी, 2 यहाँ लग जाएगा तो ये 21 बन जाएगा, 3 4 3 हो जाएगा। अब ये दोबारा 7 से ही जाएगा। ओके, अगेन 34 नहीं आता, तो हम दोबारा 4 से 28 करेंगे, और 4 से 28 करेंगे, 6 हो जाएगा। ये 34 में से 28 जाएगा तो 6 होगा, वो 6 हम यहाँ लगा देंगे तो ये 63 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 से, फिर 7 7 जा 49, 7 एंड 1। ओके, तो क्या हुआ, 2 4 0 1 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, तो हमने स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या किया, हम क्या करेंगे, पहले इनके पेयर बनाएंगे और फिर हम हर पेयर में से एक एक नंबर नीचे ले लेंगे। तो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। फाइन, तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, आंसर total number of students in class is 49. Okay, each student contributed ₹49। तो हमारी क्लास में टोटल बच्चे कितने आए, 49, और हर बच्चे ने कितने पैसे दिए, 49 ही। सो दिस इज योर सोल्यूशन नंबर 7। ओके, नाउ लेट्स लुक एट सोल्यूशन नंबर 8। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. अब जैसे कि मैंने पहले कहा था, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हम वर्ड प्रॉब्लम क्या हमें बता रही है, व्हाट इंफॉर्मेशन इट इज़ गिविंग अस, और क्या हमसे इंफॉर्मेशन चाह रही है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट इट वांट्स फ्रॉम अस। टू थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू डू अ वर्ड प्रॉब्लम, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम किसी भी चीज की हो। ओके, तो आपको बहुत जरूरी होता है कि आप वर्ड प्रॉब्लम को टुकड़ों में तोड़ें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर। बोला गया है 2025 प्लांट्स, ओके, एक गार्डन में इस तरीके से लगने हैं कि हर रो के अंदर उतने ही प्लांट्स हों जितनी की रोज हैं। इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको इसका मतलब एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो व्हाट इट मीन्स टू से इज, सपोज करो कि मैंने ये 5 रोज बना ली। ओके, ये मेरी गार्डन में 5 रोज है। ओके, 5 क्यारियां मैंने बना ली हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास 5 क्यारियां हैं तो हर क्यारी में पौधे भी कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। ओके, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ओके, तो अब यहां तो मैंने 5 बनाई है, इसलिए मैंने आराम से ये ड्रॉ करके इस तरह से कर लिया। पर वहां वो क्या कह रहे हैं, 2225 प्लांट्स लगाने हैं। उनके लिए हमें ऐसे कॉम्बिनेशन सेट करना है कि क्यारियों का नंबर और उनमें लगने वाले पौधों का नंबर सेम हो। ओके, तो मतलब 10 क्यारियां बनाई है तो 10 ही पौधे हों हर क्यारी में, इस तरीके से। तो वो आपको कह रहे हैं, आप पता लगाइए कि कितनी क्यारी होंगी और हर क्यारी के अंदर कितने पौधे होंगे। ओके, तो चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं हम, सॉल्यूशन नंबर 8। ओके, अब क्योंकि यहां पर हमें फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स, दोनों ही चीजें पूछी गई हैं, तो हम इनमें से किसी भी एक चीज को x मान लेते हैं। ओके, सो लेट्स टेक
नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स। फाइन। अब क्योंकि यहां पर अब मेरे पास यहां पर नंबर ऑफ रोज 5 थी, उसके अंदर नंबर ऑफ प्लांट्स भी 5 ही थे ना। देखो, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 5, प्लांट इन ईच रो इज इक्वल टू 5। यही करा था ना मैंने। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज x मान रहे हैं, तो therefore नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी हम x ही मान सकते हैं, राइट। वही तो बोला गया है कि हर रो के अंदर जो रोज का नंबर है वही प्लांट्स का नंबर होना चाहिए हर रो के अंदर। जो हमने यहाँ किया, नंबर ऑफ रोज 5 थी, तो प्लांट्स इन ईच रो भी क्या है, 5 ही लगाए हैं मैंने। ओके, तो उसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, लेट्स टेक नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स एंड देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज ऑल्सो एक्स। ओके, तो अब अगर यहाँ पर मैं दोबारा से इस एग्जाम्पल पे आती हूँ, अगर मुझे यहाँ पर टोटल प्लांट काउंट करने हो, फाइन, तो मैं क्या करूंगी, मैं काउंट कर लूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये मैंने एक एक करके काउंट किया। पर इसको इजी तरीका क्या है काउंट करने का, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू 5 भी कर सकते हैं ना, 25 आ जाएगा। जितनी रोज है और हर रो में जितने प्लांट है उनको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएगा। ये तो आपने पढ़ाई है पहले, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं आप। तो अगर मैं यहां पे लिखूं टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू, तो मैं यहां x इंटू एक्स कर सकती हूँ ना, जैसे मैंने यहाँ 5 इंटू 5 किया था, इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये नंबर एक ही वेरिएबल 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फाइन। अब ये टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, और यहां पर हमें टोटल प्लांट्स कितने दिए हुए, 2025, यानी कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 2025 के। गिवन इज इक्वल टू 2025, ये हमें दिया हुआ है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, राइट, बिल्कुल जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। अब यहां से x की वैल्यू मैं तभी निकाल पाऊंगी जब ये स्क्वायर का साइन हटेगा। ओके, तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था, अगर हमें यहाँ स्क्वायर का साइन हटाना है तो हमें दूसरी साइड उसका कुछ ऑपोजिट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करूंगी, यहां से क्योंकि मैं x कर रही हूं तो ये स्क्वायर का साइन यहां से हटेगा, तो दूसरी साइड ये क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट होके स्क्वायर रूट हो जाएगा 2025। फिर हम क्या करेंगे, टू फाइंड square root of 2025 we use prime factorization। ओके, तो चलिए 2025 का स्क्वायर निकालते हैं। 2 से तो ये हो नहीं सकता, राइट, क्योंकि ये 5 में एंड हो रहा है। तो 3 से देखते हैं, 2 + 2 4 + 5 9, यानी कि इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले हम 3 से करते हैं। 3 6 × 18, 2 कैरी ओवर बच जाएगा, 7 × 21, 1 कैरी ओवर बन जाएगा 5। ओके, तो अब हम दोबारा से देखते हैं, टोटल 6 + 5 11, 11 + 7 18, अगेन 3 से हो जाएगा, 2 ज़ा अगेन 2 ज़ा एंड 5। ठीक है, फिर ये 3 से होगा, 7 ज़ा 5, फिर से 3 से होगा 2 एंड 5। अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये 5 से होगा। अगला प्राइम नंबर 5 होता है, 5 एंड 1, तो क्या निकले, 2025 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2025 क्या होगा, पहले हम इनका पेयर बना लेंगे।
ओके, हर पेयर में से एक नंबर ले लेंगे, जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं। 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। तो आंसर हमारा क्या हुआ? देयर विल बी 45 rows in the garden, ठीक है, and each row will have 45 plants. So this is your solution 7. This is your solution 8. I hope you have understood this. Fine. So these were the word problems of squares, perfect squares. Now let's look at one more type of question. ये है example 8. Okay. इसी एग्जाम्पल 8 के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। तो मैं आपको एग्जाम्पल 8 भी करके दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगी। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 6, 9 एंड 15। आपको यहाँ बोला गया है कि आप सबसे स्मॉल एक ऐसा नंबर निकालिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो और साथ ही साथ 6, 9 और 15 तीनों से डिवाइड भी होता हो। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। तो मैं अभी आपको करके बता रही हूं। एग्जाम्पल 8 पेज नंबर 110। आपको करके बता, तो आपसे बोला गया है ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें आपको बोला जाता है फाइंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय फर्दर 3 नंबर्स। उसको करने का तरीका जो होता है, इसका जो मेथड होता है, उसके 2 स्टेप्स होते हैं। ओके, तो मैं यहां पर फाइंडिंग divisible ये जो क्वेश्चन है, ओके, ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है, ये आप लिख भी लेना अपनी कॉपीज में प्लीज, नोट्स में, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेना, उसी के साथ ये लिख लेना। फाइंडिंग स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 3 नंबर्स। इसके 2 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 2 स्टेप्स जिसके अंदर ये क्वेश्चन किया जाता है। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 इज फाइंडिंग LCM ऑफ 3 गिवन नंबर्स। पहला स्टेप होता है, हम पहले स्टेप में हम जो हमें 3 नंबर्स दिए होते हैं, हम उनका LCM निकालते हैं। ओके, और स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 होता है मेक दैट LCM अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये होता है इसका स्टेप 2। अब कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल करते हैं या मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको क्वेश्चन ही कर देती हूँ सीधा। फाइन, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई विल डू दी क्वेश्चन डायरेक्टली। सो प्लीज सॉल्यूशन से पहले ये लिख लेना। ओके, सॉल्यूशन 9। ओके, तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। तो हमारा स्टेप 1 क्या था? फाइंड LCM ऑफ 3 गिवन नंबर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? LCM ऑफ
4, 9 एंड 10 निकालेंगे। अब एलसीएम तो आपको याद होगा, एलसीएम का मतलब होता है एलसीएम इज इक्वल टू लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, यानी कि ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हुए और तीनों से डिवाइड होता है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को हम एलसीएम कहते हैं, आपने पहले पढ़ा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का मेथड बहुत आसान है। 4, 9, 10 आप लिखेंगे, तीनों नंबर्स। ओके, उसके बाद आप 2 से स्टार्ट करिए। तो अब 2 से आपने, इसमें कोई प्राइम नंबर का चक्कर नहीं होता। ओके, तो आपने 2 से स्टार्ट किया। 2 2 जा 4 होता है, 9 वैसा का वैसा रह जाएगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 10 डिवाइड होता है तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए। अब दोबारा से ये 2 से हो जाएगा क्योंकि अभी 2 है, तो ये आप कर दीजिए 1। 9 नहीं होता तो 9 को वैसा छोड़ दो, 5 को भी छोड़ दो। अब 3 से करेंगे तो ये 1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 5 वैसा का वैसा हो जाएगा। अब 3 से फर्दर डिवाइड होएगा 1 1 और 5, और अब हम इसको 5 से कर देंगे तो ये 1 1 और 1 आ जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर आते जाएं वैसे वैसे आप उसको डिवाइड करते जाइए, जो नहीं हो रहा उस नंबर को वैसे ही उतार लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 4 9